आज दिल्ली में दो मीटिंग्स हुई, एक बीजेपी हेडक्वार्टर पर, दूसरी शरद पवार के घर पर। प्रधानमंत्री मोदी G20 की बैठक के बाद पहली बार पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार अगवानी की। हालांकि मोदी वहां चुनाव कमेटी की बैठक के लिए पहुंचे थे। उन्होंने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट पर फाइनल मोहर लगाई। मगर शरद पवार के घर पर हुई इंडिया अलायंस की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हो पाया। सवाल है कि इंडिया अलायंस ने ऐलाने जंग तो कर दिया, मगर जंग की तैयारी कब शुरू होगी ये नहीं पता चल रहा। G20 के शानदार आयोजन के बाद बीजेपी मुख्यालय में जोरदार अभिनंदन। मोदी एक बार फिर घरेलू पिच पर खेलने के लिए उतर गए हैं। सामने छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान का चुनाव है। 2024 में तीसरी बार वापसी का बड़ा दांव है। जी हां, मोदी G20 खत्म होते ही अपनी मुहिम पर लग गए हैं। 3 राज्यों के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन के लिए केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक के लिए पहुंच गए। इसके बाद उन्हें चुनावी राज्यों के दौरे पर भी निकलना है। 3 राज्यों की 520 विधानसभा सीटों का फाइनल, लोकसभा की 65 सीटों का सेमीफाइनल है। संयोग देखिए कि जब मोदी तीनों राज्यों के उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मोहर लगाने पहुंचे तो इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी खत्म हो रही थी, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। एक और बैठक, बातचीत और प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया उसे भी सुन लीजिए। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. देखिए, मुद्दे मोटे मोटे तौर पे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो भाजपा की सरकार ने देश भर में फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ रैली करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। गठबंधन को अगर सफल बनाना है तो हर पार्टी और हर नेता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद त्यागना होगा। और एक बहुत ही स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के वातावरण में आज की बैठक हुई। सीट शेयरिंग का जो फैसला है वो मेंबर पार्टीज आपस में बात करके लेंगी। और इतना जरूर कह दूं कि आपकी उम्मीदों से कहीं पहले हम सीट शेयरिंग का जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी गठबंधन में, वो खत्म कर देंगे। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। उम्मीदवारों को जल्द से जल्द मैदान में उतरना है, मगर गठबंधन अभी अपने अंतर्विरोधों से ही लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के दक्षिण के घटकों ने उत्तर के साझीदारों को सनातन समस्या में डाल दिया है और बीजेपी को हमले का मौका मिल गया है। शरद पवार के घर इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होने से पहले ही बीजेपी गठबंधन पर हमलावर नजर आई। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है
कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला राज्यों में तय होगा, मगर हर राज्य के अपने अलग सियासी पेच हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां 2024 का लोकसभा चुनाव दो बिल्कुल नए गठबंधनों के बीच होने वाला है। एक गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, जिसमें कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी का शरद पवार गुट है, तो दूसरा गुट महायुति का है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट है। बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति में सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो गुट उसके साथ आए हैं उनकी रुचि राज्य की राजनीति में ज्यादा है। लेकिन शिवसेना का उद्धव गुट और एनसीपी का शरद पवार गुट केंद्र की राजनीति में बराबर का इंटरेस्ट रखता है। तो सवाल है कि लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सहमति कैसे बनाएगा। इस पर बात आगे बढ़ाने से पहले 2019 के चुनाव के नतीजों पर नजर डालना जरूरी है। यानी 2019 में राज्य की 48 सीटों में किसको कितनी सीटें मिली थीं। बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी और 23 सीटें मिली। शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी और 18 सीटें मिली। एनसीपी 19 सीटों पर लड़ी और उसे 4 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 1 सीट मिली। लेकिन राज्य के मौजूदा सियासी हालात बदले हुए हैं। ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की बगावत से कमजोर हुई है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार की बगावत से कमजोर हुई है, जबकि कांग्रेस को अब तक किसी तरह का झटका नहीं लगा। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के पास लोकसभा में 5 ही सांसद बचे हैं। शरद पवार के 4 में से 1 सांसद सुनील तटकरे अजित के साथ चले गए हैं, अब 3 ही बचे हैं। अब विधानसभा की बात करें तो शिवसेना के 56 विधायकों में से 41 शिंदे के साथ चले गए, उद्धव के पास 15 ही बचे। उन पर भी अभी विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के 54 विधायकों में से 41 अजित पवार के साथ चले गए, शरद पवार के साथ 11 ही विधायक हैं। नवाब मलिक किधर हैं ये तय नहीं है। कांग्रेस के 44 विधायक थे जो अब भी उसके साथ ही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस किसी कीमत पर बाकी 2 दलों से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। उसका तर्क यही है कि आप दोनों की ताकत कम हुई है, मगर हमारी ताकत जस की तस है। पहले यह फॉर्मूला था कि जीती हुई सीटों और जिन सीटों पर पार्टियां दूसरे नंबर पर रहीं उन पर ही दावा करेंगी, मगर अब कांग्रेस का जोर 48 सीटों में 16-16-16 के बराबर बंटवारे पर है। इतना ही नहीं, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रही है और चाहती है कि महाराष्ट्र से उद्धव और पवार गुट उसे समर्थन करें। जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाओं को दबा के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और आज भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि कोई भी आदमी निरंतर नहीं रहेगा। मोदी जी जब नहीं होंगे प्रधानमंत्री तो कोई और प्रधानमंत्री होगा।